मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेकुलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत जाए। बताइए, यूपी से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो मौलाना है बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। मोदी ने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते। उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको जरूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिया पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। तो का लीडर रहेगा, ठाकुरों का रहेगा, ब्राह्मणों का रहेगा, यादवों का रहेगा, कुर्मियों का होगा, कुशवाहा का होगा, मराठाओं का होगा, दलितों में दो बरादरियों का होगा, ओबीसी का नेता होगा। भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। 17 करोड़ ऐसे हैं जैसे हिटलर के जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बात सच्चाई पर मुबन्नी है। मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 600 साल एक मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसेस फॉलो करे आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। कब्रिस्तान से कफन निकल कर बाहर आ गया, वो ड्यू प्रोसेस है? आप बताइए, बिल्किस बानो ने क्या जुर्म किया था कि उसको गैंग रेप करके उसकी बेटी को, 2 साल की बेटी को, उसकी मां को मारने वालों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया? क्या गुनाह था बिल्किस बानो का? इसमें डराने की क्या बात है? तो सच्चाई है, सारी दुनिया देख रही है उसको कि क्या कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के पास कोई मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं है उनको, वो तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइज कर चुके हैं। वो तो आप खुद ही बता रहे थे, वो मोदी जी का नारा सबका साथ सबका। वो तो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के दौरान कुछ नहीं। अब ये तो बात योगी आदित्यनाथ कहते ही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर यही है कि हम गोली मारो, बुलडोजर चला दो। ये तो रूल ऑफ लॉ के तहत तो नहीं है ना। अगर कल आप सत्ता से दूर हो गए, और होंगे दूर, आप पावर इटर्नल नहीं है। और इंदिरा गांधी के पास नहीं रहा, नेहरू जी के पास नहीं रहा, सब हम दुनिया में मुसाफिर हैं। यूपी में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? सर, आप सबको गोलियां मारेंगे, जो छोटा छोटा क्राइम होगा उसको पैर में गोली मारकर मीडिया के सामने लाते हैं कि फुला जगह था, ये क्राइम किया, हमने गोली मार दी उसको। ये गोली मारने से क्या होगा? आप देश को गोली से चलाएंगे, संविधान से चलाएंगे? क्या आपके बारे में सबसे सही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही? हैदराबाद में गए, उन्होंने कहा ओवैसी ने पूरे हैदराबाद में हमास के पोस्टर लगा दिए हैं। मैंने ओवैसी को बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट वीसा बनवा देता है, तुम गाजा जाओ, लेकिन वहां जाते नहीं है, यहीं से शोर मचाते हैं। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा वो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान में कंफ्यूजन ला लिए। वो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान थी। हमास का कोई पोस्टर हैदराबाद में नहीं लगा, ये झूठ बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा। फलस्तीनियों की ताईद के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद फलस्तीन का एक स्टैंप निकाला। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग डेमचाक हम खो चुके हैं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 22 पर हम नहीं जा सकते, वहां के एसपी ने कहा मोदी जी के सामने। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुमको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम आरएसएस का पैंट पहनकर लट लेकर मत जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे और रजत शर्मा को कैमरा के साथ डेप्सांग डेमचाक लेकर चल जाओ, हम देखना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। इतना कर दो बस आप। या आप ये बताइए, भारत सरकार फलस्तीन की जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका चले गया, हाँ, आपके ब्राजील चला गया, हम G20 है, G20 में बड़े बड़े मालिक चले गए। उस ऑफर का क्या करेंगे जिसमें वो आपको कह रहे हैं मैं आपको गाजा पट्टी भेज देता हूँ, चले जाइए? नहीं, मैं देखिए, गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेकर जाए, हम जाने तैयार हैं। भारत सरकार चल के देखे। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की
13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में डिब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं, दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी आगल। अब बताइए, जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसे ही निजाम और ओवैसी दोनों हैदराबाद से मिट जाएंगे। हम नहीं मिटेंगे। जब तक दुनिया रहेगी हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। जब जनसंख्या गिनने वाले लोग जाते हैं जी, तो मुसलमान अपने 9 में से 5 बच्चों को अंदर छुपा लेते हैं, 4 को गिनवाते हैं, 5 को नहीं गिनाते। तो उनको कैसे मालूम कि 9 है? या तो ये है कि जो करने गया है वो ही उनको पैदा किया, या फिर उनका चचा है, या उनका दादा है, या नाना है। मोदी जी ने तो आपकी अदालत में कहा था, मैं चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। मोदी जी हमारे हाथ में कुछ रखे ही नहीं है, हमारा घर ही छीन लिए, मस्जिदों को छीन रहे हैं, शनाख्त को छीन रहे हैं। वो तो मैंने, मोदी जी डायलॉग अच्छा मारते हैं माशाल्लाह से, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई आप अगर एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर दे रहे तो आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th क्लास से क्यों की? आपको क्लास 5, 3, 6 से करना चाहिए था। आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन क्यों बंद किया, जिसमें लोग PhD करते? आपने क्यों बंद किया उसको? भाई आप जो कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, आपने मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप को कम कर दिया। ये बीजेपी RSS की बातों में मत जाइए। इनको ये अगर आपको बोलेंगे देखो भाई भैंस उड़ रही है, तो यकीन मत करिए उनका। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी RSS छीनना चाह रही है, ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही है। कौन सी मस्जिद छीनी? अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी RSS की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हजारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये। अगर मैं भारत की पार्लियामेंट में नहीं कहूंगा तो कहाँ कहूंगा? मोदी जी जिंदाबाद बोल सकते तो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोले, क्या गुनाह है? इसीलिए तो उनको मौका मिलता है कहने का। आप कहते बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते ये बाबर की औलाद। नहीं, मैं देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा DNA करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी करा लीजिए, RSS के लोगों का करा लीजिए, कौन आर्यन है और कौन इस देश का है मालूम हो जाएगा आपको। भाई मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है? अगर मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स पर्सन, आप नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। कि भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहाँ चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए ताल्लुक नहीं है सुनिए, जब आप सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंटरनेट खोलिए, वहां पर एक अल्लाह के वली की मजार है, शायद बुरहानुद्दीन गरीब या जरजरी बख्श रहमतुल्लाह गए, वहां पर गए तो आपके रास्ते में खबर आती, उन्होंने सिर्फ फातिहा पढ़ी और चले गए। और ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो, आप निकाल दीजिए उसको। आप खुद डेलीगेशन को लेके जाते औरंगजेब के पास, फातिहा पढ़े और क्या करे, कुछ नहीं किए। अब उसको बोले अरे वो गए, अरे भाई नहीं वो जो अच्छा मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो ना, बताइए आप। शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। शिवाजी के जो तोप का जो जनरल था मुसलमान था, शिवाजी के पास मुसलमान थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही करे। मगर रजत जी अभी खाली मार लिए, सुनिए। जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। ये बात नहीं बोलते आपको। अगर आप ऐसा सेलेक्टिवली बोलेंगे, सर मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हूं, तो शिवाजी के पीछे खड़े वाला मुसलमान था। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए।
झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं देखिए, एक बात सुनिए, समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी के पीछे खड़े होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ खड़ा